नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर फिर हुआ दर्दनाक कार हादसा। सड़क किनारे सब्जी बेच रही 2 महिलाओं की मौके पर हुई मौत। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा वाहनों का भारी जाम, अव्यवस्था से पर्यटन पर हुआ असर। धौलपुर में लव कुश जयंती में राजनीतिक खींचतान, पूर्व विधायक और विधायक को मंच पर नहीं दी गई कुर्सी। विश्व हिंदू परिषद के 61वें स्थापना दिवस पर मरीजों को फल वितरित किए। राजसमंद में संगठन ने किया विविध आयोजन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भीलवाड़ा में की समीक्षा बैठक, विभिन्न विभागों को दिए आवश्यक कार्य समय पर करने के निर्देश। शिक्षा विभाग में अब शिक्षक और कृषि अधिकारी नहीं संभालेंगे इंजीनियरिंग का काम। जयपुर में पेट्रोल पंप पर देर रात हुई लूट की घटना, कर्मचारी को कुचलने का किया प्रयास। झुंझुनू में आरएसी जवान ने पत्नी बेटे पर तलवार से किया हमला, फिर ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। उदयपुर फाइल्स के फिल्म डायरेक्टर पहुंचे उदयपुर, कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी है यह फिल्म। उदयपुर में मासूम बच्चे पर कुत्ते ने किया अटैक, 5 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल। सोने चांदी के बढ़ते दामों के खिलाफ उदयपुर में प्रदर्शन, स्वर्णकार समाज ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। टोंक में हिजाब विवाद गहराया, बीजेपी ने डॉक्टर के समर्थन में सौंपा ज्ञापन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक बार फिर भीषण व दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। गोगुंदा थाना क्षेत्र से सटे घसियार में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे सब्जी बेच रही महिलाओं को चपेट में ले लिया। हादसे में खुमानपुरा निवासी मांगलीबाई और नोजीबाई गमेती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण मौके पर पहुंचे और घायलों को पुलिस वाहन से उदयपुर के जिला अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि गोगुंदा की ओर से आई कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि रोड किनारे सब्जियां बेच रही दोनों महिलाओं को साथ में लेते हुए रोड के किनारे बने डिवाइडर को तोड़ते हुए कार करीब 10 फीट खाई में गिरी और दोनों महिलाएं भी कार के साथ खाई में गिर गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि गोगुंदा हाईवे पर ढलान हादसों का मुख्य कारण है। इसके बावजूद अब तक न सरकार न सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग आज अपनी ऐतिहासिक भव्यता से ही नहीं बल्कि भयंकर जाम और अव्यवस्था के कारण भी सुर्खियों में है। पार्डन पोल से दुर्ग तक का संकरा रास्ता प्रतिदिन घंटों तक जाम में रहता है, जिससे हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इस गंभीर समस्या के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। सालों से चली आ रही सूरजपुल दरवाजा खोलने की मांग को लेकर लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जाम अब एक स्थायी समस्या बन गया है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां भी फंस जाती हैं। पर्यटकों के लिए यह अनुभव बेहद निराशाजनक है, जो चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक विरासत पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अगर जल्द ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो यह गौरवशाली दुर्ग अपने शौर्य और वैभव के लिए ही नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और बद इंतजामी के लिए भी बदनाम होता रहेगा। धौलपुर जिले के सेपऊ कस्बे में आयोजित लव कुश जयंती समारोह में राजनीतिक खींचतान खुलकर सामने आई। इस दौरान शोभा यात्रा 2 गुटों में बटी हुई नजर आई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा और उनकी पत्नी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को मंच पर कुर्सी नहीं मिलने से वे नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि अतिथि के रूप में आमंत्रित होने के बावजूद जब दोनों नेता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उन्हें बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी गई। इस स्थिति से नाराज होकर बीएल कुशवाहा ने भगवान लव कुश को नमन किया और अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल से निकल गए। पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कथित तौर पर विरोधाभास पैदा करने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज के युवाओं को कौन बरगला रहा है ये वे अच्छे तरह से जानते हैं।
उनसे कैसे निपटना है ये भी उन्हें बता देंगे। दूसरी ओर कुशवाहा विकास समिति के अध्यक्ष रामहेत देवदह ने कहा कि छोटे पेड़ बरगद की होड़ नहीं कर सकते। इस घटना के बाद दूसरा गुट, जिसमें रामहेत कुशवाहा, सरपंच अर्जुन कुशवाहा और भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा शामिल थे, ने अलग से झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली। कुशवाहा समाज की यह दो गुटों में बटी शोभा यात्रा इलाके में चर्चा का विषय भी बनी रही। यात्रा थी, उसे लेकर आज जो आपका आयोजन है उसे लेकर क्या कहेंगे आप? मैं वैसे तो ज़्यादातर से बाहर ही हूँ, यहाँ कम ही रह पाता हूँ, लेकिन कुछ लोग समाज के एक दिन पहले गए थे आज मुख्य अतिथि निमंत्रण देने के लिए कि सैपो में हमारी समाज द्वारा लव कुश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज बंधु चाहते हैं कि आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, तो आप आए हैं एज ए मुख्य अतिथि के तौर पर। तो वैसे तो मेरा कहीं बाहर प्रोग्राम लगा हुआ था, लेकिन कुछ बुजुर्गों के निवेदन पर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए अपने समाज के बीच में। तो मैं आज यहाँ पर आया, प्रोग्राम स्थल पर गया, तो वहाँ पर आज बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति मुझे नज़र आई। जो भी युवक थे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों ने यहाँ के कोटी और महलों के इशारे पर सबसे पहले तो वहाँ पे स्टेज का प्रोग्राम था, तो जानबूझ करके जो भी गेस्ट आए हुए थे उनको नीचे बैठने तक की कोई जगह नहीं थी। उसके बाद में जो यहाँ के समाज के लोग इकट्ठे हुए थे वो सब ये चाहते थे कि कुशवाहा जी काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तो यहाँ पर आए हैं तो एज ए मुख्य अतिथि संबोधित करें समाज को, युवाओं को कुछ बोलें। तो इसको लेकर के वो जो उनके चमचे थे, वो जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और मेरे नाम पर लोगों को बुलाया था, तो वो आपस में युवकों से भिड़ने की नौबत आ गई, आपस में कन्फ्यूजन पैदा करने लगे कि ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है। तो मैंने स्थिति को समझा कि ये समाज के युवा हैं, इनको पता नहीं है कि कौन इनको बरगला रहा है और कौन इनको गुमराह कर रहा है। मैं तो जानता ही हूँ और समाज के सभी जिम्मेदार लोग भी जानते हैं। तो खैर हमने भगवान लव कुश महाराज के तस्वीर पर अपनी माला चढ़ा करके उनके चरणों में नमन करके और जो स्मृति चिन्ह उन्होंने दिया था वो भी ले करके, और लोगों की इच्छा थी यहाँ पर और भी सर्व समाज के लोग थे, बेचारे इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए इस यात्रा का। तो मैंने ये सोचा कि बेमतलब में समाज के बीच में कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोठी वालों से कैसे निपटना है वो मुझे आता है और मेरी पूरी समाज को आता है, तो वो हम उनको बता देंगे। और मेरा उन समाज के गुमराह बंधुओं को यही कहना है कि अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है और अगर किसी को कुशवाहा समाज का नेता बनने की इतनी जल्दी है, मुख्य अतिथि बनने की जल्दी है, तो भाई मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि कोई समाज का नेता बन जाए, लेकिन समाज के बीच में बैठे तो सही। मैं आज फिर दोहराता हूं, उन सभी कोटि के चमचों को बोलना चाहता हूं, आप समाज को इकट्ठा कर लीजिए। 51% लोग अगर ये कह दें कि बीएल आप तेरी जरूरत नहीं है, हमें इन कोटि के चमचों की जरूरत है, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं, उसी दिन अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। ये मेरा खुला चैलेंज है कोटियों को और महल को कि हमारे युवाओं को इस तरह से बरगलाना बंद कर दें, क्योंकि कुशवाहा समाज का जो युवा है जिस दिन जाग गया उस दिन आप लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। बस इतना कहते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने बहुत अच्छा स्वागत किया और आज इसी के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। विश्व हिंदू परिषद राजसमंद द्वारा विहिप के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर सेवा प्रकल्प के अंतर्गत कमला नेहरू हॉस्पिटल कांकरोली में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सेवा कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को ताजे फल वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर भूपेश परतानी, डॉक्टर अपराजिता शर्मा, डॉक्टर ममता प्रजापत उपस्थित रहे।
विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों में जिला कोषाध्यक्ष अंबालाल सिंघवी, जिला संपर्क प्रमुख जीवन सिंह चारण, जिला सत्संग प्रमुख पंडित शशिकांत दीक्षित, जिला सहमंत्री दीपक रजक और जिला प्रचार प्रमुख संजय कुमावत की उपस्थिति रही। नगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमावत और हर्ष तिवारी सहित अस्पताल का स्टाफ भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर पंडित शशिकांत दीक्षित ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने अपनी षष्ठी पूर्ति वर्ष को पूर्ण किया है। उन्होंने बताया कि विहिप द्वारा समाज सेवा के अनेक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और आपदा राहत कार्य शामिल हैं। इन्हीं सेवा कार्यों के श्रृंखला में यह फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे मरीजों में सेवा और सहयोग की भावना जागृत हो सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भीलवाड़ा जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रही। इस अवसर पर उन्होंने गुलाबपुरा उपखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय में पूरे किए जाएं, पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों को गति दी जाए तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों। पीडब्ल्यूडी से जुड़े शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध रूप से कार्य नहीं करने वाले लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। सेवा ऐप से पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर रेंडर रूम से जिले की 51 सड़कों की चयनित छात्रों से सगुनी यात्रा के माध्यम से गुणवत्ता जांच करवाई गई। इसमें 45 सड़कें उत्तम व 6 सड़कें मध्यम गुणवत्ता वाली पाई गई। प्रशासनिक पारदर्शिता और संवाद पर बल देते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर ध्यान देने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, शाहपुरा विधायक लालाराम बेरवा भी उपस्थित रहे। देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और जो आपने अभी वर्षा ऋतु की बात की, तो ये एक ऐसा टाइम है, मॉनसून जो होता है उस समय हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में टूरिस्ट आएँ, क्योंकि ये ऑफ सीज़न का समय होता है, टूरिस्ट इस समय नहीं आते। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो माइस टूरिज्म के माध्यम से या इस मौसम को अलग रूप से देखने के लिए अलग अलग डेस्टिनेशंस को डेवलप करना और इस मौसम को, मानसून को और मानसून के अलावा भी जो बीच का टाइम आता है जब ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जोधपुर में भी हादसा हुआ, कल जयपुर में भी हुआ। देखिए, अभी हम लोग जो मैं यहाँ समीक्षा बैठक लेने आई उसी पे हम लोग बात करेंगे। अभी मैंने अपनी तीनों ही डिपार्टमेंट्स की समीक्षा बैठक की है, पीडब्ल्यूडी की, महिला बाल विकास की और पर्यटन की। इसमें जो भी इश्यूज थे वो हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हाईलाइट किए और हमारे यहाँ प्रशासन भी था और यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई और अब इनको डायरेक्शंस भी दिए गए हैं कि आगे कैसे करना है। हमारी सरकार देखिए धरातल पे काम करती है और अभी मैं ये हर जिले में जाके इस तरह की बैठकें लेने वाली हूँ। ये ज़रूरी है, तभी जाके वास्तविक स्थिति सामने आती है। जब तक हम लोग जयपुर में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे सारे मंत्री ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक नई पहल है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से, सुगम यात्रा के माध्यम से सारी जो डीएलपी की सड़कें हैं उनको भी उनका निरीक्षण कराया था। 1.5 महीने तक ये कार्यक्रम चला था और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब देखिए 1.5 साल हुआ है सरकार को और जो विरासत में मिला है वो है टूटी सड़कें, स्कूल्स की टूटी बिल्डिंग्स, बहुत ही बुरी जिस तरह से व्यवस्था मिली है हम लोगों को विरासत में, इसको सही करने के लिए समय आप लोगों को देना होगा। जनता दे भी रही है, समझ भी रही है, लेकिन उसको सही करेंगे पूर्ण रूप से। माँ के नाम ये एक हमारा प्रधानमंत्री जी का जो हमारा अभियान है केंद्र सरकार का, उसमें राज्य सरकार भी पूर्ण रूप से जुड़ी है और बहुत सारे प्लांटेशन हुआ है पूरे राजस्थान में। और मैं तो सभी को कहूँगी कि अपनी माँ के नाम एक पेड़ ज़रूर आप लगाएं और ना केवल एक पेड़, मैं तो ये कहूँगी रोज़ाना हम लोग अगर एक पेड़ लगाने का काम करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे विश्व भर में, उसमें आपका ये जो योगदान है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोग इसमें जुड़े हैं। मैडम, देश की आधी आबादी महिला की है, चूँकि आप ये राज्य की उप मुख्यमंत्री है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सब एक तो अपनी शिक्षा भी पूरी करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें और कोई ना कोई स्किल अपने हाथ में ज़रूर लें, क्योंकि अगर आपके हाथ में हुनर होगा, स्किल होगा तो आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे
आप हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। मैम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है महिला बाल विकास की लगातार मांग कर रही है कि उनका वेतन बढ़े। उनका मानदेय बढ़ा है वैसे, और आगे भी बिल्कुल इनका ध्यान रखा जाएगा। उदयपुर के पीएम श्री विद्यालय में निर्माणाधीन भवन हादसे के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षा विभाग में शिक्षक और कृषि अधिकारी, सहायक अभियंता या कनिष्ठ अभियंता के पदों पर काम नहीं करेंगे। इन पदों पर सिर्फ कुशल अभियंताओं को ही नियुक्त किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर अनुपमा जोरवाल को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में होने वाले निर्माण कार्यों के टेंडर में थर्ड पार्टी निरीक्षण की शर्त जोड़ी जाए। ठेकेदारों को भुगतान तभी किया जाएगा जब थर्ड पार्टी निरीक्षण में काम गुणवत्ता युक्त पाया जाएगा। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण के लिए एक पैनल बनाया जाएगा। इस पैनल से किन्हीं 3 अधिकारियों को निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इस कदम से शिक्षा विभाग के सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी। देखो, हमने हमारी जो स्टेट की परियोजना अधिकारी है उसको कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो शिक्षक हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं और वो इंजीनियर्स की जगह काम कर रहे हैं, तुरंत उनको उस स्थान पर हटाकर मूल जो पद है उस पर काम दिया जाए। इसी प्रकार से कृषि विभाग के अधिकारी जो निर्माण कार्यों में लगे हैं, जैसे पीडब्ल्यू के अधिकारी काम करते हैं वैसे निर्माण कार्य वो भी कर रहे हैं, तो वो योग्यता नहीं रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भी वहाँ से हटाया जाए और उसकी जगह पर जो सिविल कार्य में दक्ष हैं, जिन्होंने उसमें इंजीनियरिंग किया हुआ है, ऐसे लोगों से ही काम लिया जाए। इससे कितना और ये भी हमने कहा है कि हम जो हमारे यहाँ निर्माण होगा उसको थर्ड पार्टी से आकलन करवाएंगे, असेसमेंट करवाएंगे, ताकि पता चल सके कि ये जो काम हुआ है ये वास्तव में ठीक है या नहीं। इससे कितना अंतर आप मानते हैं कि आएगा? क्योंकि अभी जितने भी भवन बने उसमें कहीं न कहीं कमियां रहेगी, कई बार हादसे भी हुए हैं। देखो हादसे तो कोई रोकना चाहे तो कई बार नहीं रोकते हैं, परंतु हमारी तरफ से हमको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि हादसे ना हो। ये आपने देखा हवाई जहाज अस्पताल के ऊपर गिर गया, तो ऐसे कुछ हादसे ऐसे जो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। लेकिन हमारा विभाग ये पूरी कोशिश करेगा कि ठीक निर्माण हो, क्वालिटी ठीक हो और जितनी उसकी अवधि अधिकतम अवधि हो तब तक वो गिरना नहीं चाहिए, जर्जर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमने जो आगे निर्माण होने वाले हैं उसमें ये तिथि तक लिखने की तैयारी हम कर रहे हैं कि इसका निर्माण कब हुआ है और अधिकतम अवधि, यानी जैसे कि आपने दवाइयों पर देखा होगा एक्सपायरी डेट लिखी होती, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इसी प्रकार से उन पर लिखेंगे। सरकारी एजेंसियां जो कई काम करवाती भवन निर्माण का, क्या उन्हीं एजेंसियों के थ्रू काम करवाया जाएगा? निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्रचलन में सामान्यतः जो निर्माण कार्य करती है वो पीडब्ल्यूडी और जो सिविल में इंजीनियरिंग किए हुए लोग हैं वही इंजीनियर होते हैं, तो वही लोग इस काम को देखेंगे। अभी कुछ स्कूल ऐसे हैं जो फॉरेस्ट की ज़मीन पर चल रहे हैं, वहाँ अगर काम करवाया जाता है तो कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है, उसको लेकर के कोई अभी हमारे पास ऐसी सूचना ही नहीं है कि फॉरेस्ट की जमीन पर चल गए होंगे, पर यदि ध्यान में आता है तो फिर उस पर विचार करेंगे या वन विभाग से हम बातचीत करेंगे कि इसका क्या किया जा सकता है। यदि ऐसे विद्यालय के जर्जर हो गए, पुनः निर्माण करना है तो दूसरे स्थान बनाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं चूँकि पहले राज्य स्तर पर हो रही थी, अब जिले स्तर पर हो रही है, लेकिन कहीं कहीं शिक्षकों की 2 पारी की परीक्षा होती है, दोनों पारी में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, उनको 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही है। कहीं ऐसा कि एक पारी में ड्यूटी लगाई जाए शिक्षकों की? देखो, जहाँ हमारे पास पर्याप्त शिक्षक होते हैं वहाँ एक पारी में लग जाती है, जहाँ पर कमी शिक्षकों की तो 2 पारी में लग जाती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वहाँ अच्छे टीचर्स हों। कई बार होता है कि अच्छे टीचर्स की संख्या तो हमारे पास है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक काम नहीं कर पाएगा,
तो ज़्यादा होते भी हम कई बार नहीं लगाते, अच्छे लोगों को कई बार दो बार लगा देते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है परीक्षाओं का, इसलिए जिम्मेदार लोगों को ही लगाना पड़ता है। जयपुर के बिंदायका इलाके में स्थित सिरसी मामा पेट्रोल पंप पर बीती रात बदमाशों ने जमकर हंगामा किया और लूट को अंजाम दिया। कार में आए दो बदमाशों ने पहले तो पेट्रोल पंप पर स्टंटबाजी की। जब पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उन्हें देर रात पेट्रोल देने से मना किया तो बदमाशों ने उस पर कार चढ़ाने की कोशिश की। इस हमले में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद बदमाशों ने उसके पास से 48,000 रुपये कैश लूटे और मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारियों ने सतर्कता दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। बिंदायका पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस दूसरे फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। झुंझुनू जिले में एक आरएसी जवान राजकुमार कांटीवाल ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी और बेटे पर तलवार से जानलेवा हमला किया और बाद में खुद भी ट्रेन से आगे कटकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार तड़के की है, जब किसान कॉलोनी में स्थित अपने किराए के मकान में राजकुमार का पत्नी कविता से विवाद हुआ। गुस्से में राजकुमार ने तलवार से कविता पर हमला किया, जिससे उसकी 2 अंगुलियां कट गई। बेटे की गर्दन पर भी गहरे घाव आए हैं। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल कविता को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया। बेटे का इलाज झुंझुनू में ही चल रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि राजकुमार 2 दिन पहले ही अपने गांव से तलवार लेकर आया था। पति पत्नी के बीच पिछले 5 साल से विवाद चल रहा था और 20 अगस्त को उसके तलाक की तारीख थी। माना जा रहा है कि इसी तनाव में राजकुमार ने यह कदम उठाया। हमले के बाद वह घर से निकलकर रतन शहर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रेन के आगे कूद गया। पुलिस ने राजकुमार का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 4 साढ़े 4 बजे पुलिस को सूचना मिली थी, किसान कॉलोनी में पति पत्नी के बीच में झगड़ा। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में बीडीके में लाया गया। वहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया और उसको जयपुर रेफर किया गया। उसमें महिला के हाथ की 2 उंगलियां भी कटी हैं, कुछ चोट आई है। एक बच्चा है, उसकी भी कुछ चोटें आई हैं, जिनको जयपुर रेफर किया गया। और ये इसके पति है राजकुमार, जिसने ट्रेन के आगे आया, उसकी मृत्यु हुई। इस संबंध में जांच जारी। नहीं, पत्नी ने पर्चा मैंने ये दिया है कि हमारी शादी के बाद से थोड़ा हमारा डिस्प्यूट था और इसने आया हुआ था, इसने मेरे साथ झगड़ा कर दिया। नहीं, ऐसा मेरे सामने भी कोई तथ्य नहीं, तलाक हुआ। उदयपुर के कन्हैयालाल दर्जी हत्याकांड पर आधारित उदयपुर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर अमित जानी आज उदयपुर पहुंचे। उन्होंने उदयपुर एसपी योगेश गोयल से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज के बाद काफ़ी षड्यंत्र रहा, क्योंकि बॉलीवुड में भी माफिया है, लेकिन लोगों का रिस्पांस अच्छा था। उन्होंने आगे कहा कि 5 सितंबर से फिल्म अन्य देशों में भी रिलीज होने जा रही है। शुरुआत में फिल्म के कम शो होने पर उन्होंने कहा कि सिनेमाघरों में डर का माहौल था, क्योंकि धमकियां मिल रही थी, लेकिन जहां चली वहां कुछ नहीं हुआ, जिससे धीरे धीरे अब फिर से अन्य सिनेमाघरों में भी चलने की गति बढ़ गई है। आपको बता दें कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई थी और उसकी गला काटकर हत्या की गई थी। इसके बाद इस घटना को लेकर फिल्म बनी, लेकिन वह कोर्ट के चक्कर में फंस गई और काफ़ी दिनों के बाद इसे रिलीज़ किया गया, जिसे देखने के लिए लोग थिएटर में उमड़ पड़े। इस तरह से रिस्पॉन्स है जो उदयपुर फाइल मूवी बनी उसके बाद में अब तक का? लोगों का बहुत प्यार मिला है। लोगों को पता चला कन्हैयालाल जी के बारे में। 3 साल से जो मुद्दा दबा था, उसको 3 महीने में जो है आसमान की बुलंदी मिली। हिंदू जाग रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं स्क्रीन्स, और आज भी जो है हज़ारों सिनेमा घरों पर लगाने की फिर से इसको प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीच में ज़रूर कोई हर्डल आज थे, चूँकि कुली और वार बीच में आई थी और बॉलीवुड में भी माफिया हैं, लेकिन अब फिर से जो है इसकी गति पकड़ रही है और 5 तारीख से हमारी फिल्म दुनिया के बाकी देशों में भी रिलीज़ होने जा रही है। अच्छा, ये भी शिकायत मिली थी कि पहले सिंगल शो चलाए जा रहे हैं, कई थिएटर्स में रिलीज़ भी नहीं की जा रही। बहुत सारे लोगों ने षड्यंत्र किया, बड़े बड़े जो सिनेमा के ग्रुप्स हैं उन लोगों ने, इसलिए चूँकि मुस्लिम जो है खुलेआम धमकी दे रहा था सिनेमाघर चलाने की। वही जो अभी बंगाल में हुआ परसों कि तार काट दिए गए, यही होगा किसी भी फिल्म के साथ। जो भी धर्म की बात करेगी यही होगा। तो हमारे यहाँ भी धमकियाँ मिल रही थी, इवन महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में तोड़फोड़ भी हुई है। तो डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे बाकी लोग चला रहे हैं, तो बाकी सिनेमाघर को भी लग रहा है कि जब उनके साथ कुछ नहीं हुआ तो हमारे साथ भी कुछ नहीं होगा। फिर कानून व्यवस्था है, राजस्थान में हमारी सरकार है,
दिल्ली में सरकार है, अहमदाबाद, गुजरात में, यूपी में, सब जगह सरकार है। तो अब धीरे धीरे फिल्म बढ़ रही है और ये वहाँ तक जाएगी जहाँ तक इंसाफ की लड़ाई शुरू होगी। अच्छा, लास्ट ये बताइए, काफ़ी कट लगने के बाद इसको सिनेमाघर में पहुंचने दिया है। हाँ। तो लगता है आपको जो मैसेज देना था या फिर जो दिखाना था वो इस कट मैसेज चला गया सर, मैसेज चला गया। मैसेज यही था कि सावधान रहिए उन लोगों से जो गला काटने के लिए सरतन सुधा का नारा लगाते घूम रहे हैं सड़कों पे। मैसेज चला गया है। हाँ, बहुत अच्छा हो सकता था अगर कट नहीं लगते। कोई भी निर्माता नहीं चाहता कि उसकी कृति पे कट लगे, लेकिन फिर भी अगर लगा है तो हम तो सरकार के निर्णय से सहमत हैं क्योंकि सरकार में विश्वास रखते हैं। बाकी जो मैसेज जाना था वो फिल्म में अभी भी है। तमाम कट के बाद, जैसे कन्हैयालाल जी को इतने कट लगे लेकिन वो मरते मरते पूरे देश को जगा गए, ऐसी हमारी फिल्म ना कट लगने के बाद भी पूरे देश को जगा रही है। उदयपुर में एक बार फिर मासूम बच्चे पर कुत्तों के अटैक करने की घटना सामने आई है। शहर के न्यू आरटीओ के गौतम विहार में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे पर 3 कुत्तों ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि बच्चे की मां बाहर आई और बच्चे को छुड़ाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दरअसल गौतम विहार कॉलोनी में 5 वर्षीय मासूम बच्चा स्कूटर पर घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान 3 कुत्ते आए और उसके ऊपर झपट पड़े, उसे नीचे गिराकर नोचना शुरू कर दिया। इसी समय आवाज सुनकर बच्चे की मां बाहर आई और कुत्तों से उसे छुड़ाया। मासूम को हल्की चोटें आई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी शहर के ही फतेहपुर क्षेत्र में 8 वर्षीय बालक पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था, जिससे उसके गंभीर चोटें आई थी। सोने चांदी के बढ़ते दामों के विरोध में स्वर्णकार समाज श्री मेड़ क्षत्रिय संस्थान ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने चोरी के मामलों में ज्वेलर्स को बिना ठोस सबूत परेशान न करने की भी मांग रखी। पदाधिकारियों ने कहा कि सोने चांदी के आसमान छूते भावों से न केवल आम आदमी की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है, बल्कि स्वर्णकार परिवारों की आजीविका पर भी संकट पड़ गया है। ग्राहक भी अब आभूषण खरीदने से पीछे हट रहे हैं और बाजार पूरी तरह मंदा पड़ गया है। ऐसे में सरकार को तत्काल हस्तक्षेप कर कीमतों को निर्धारित करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। पदाधिकारियों ने कहा कि कई बार चोरी के गहनों के मामलों में पुलिस बिना ठोस सबूत ज्वेलर्स को आरोपी बना देती है, जिससे उनकी साख और व्यापार दोनों को नुकसान होता है। उन्होंने मांग की है कि इन धाराओं के दुरुपयोग को रोका जाए और स्वर्णकार व्यापारियों को राहत दी जाए। और आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए हाजिर हुए हैं। यह ज्ञापन इस संदर्भ में है कि हमारे स्वर्णकार समाज का पूरा प्रतिनिधित्व कई बार भी नहीं हो रहा है और ये जो आईपीसी की सेक्शन जो 411 है पुरानी आईपीसी की और बीएनएफ 317 जो नहीं है, उसके तहत पुलिस वाले किसी भी चोर के कहने के ऊपर और हमारे आदमी को उठा करके ले जाते हैं, न कोई पूछताछ न कुछ ताछ। और इस संदर्भ में अभी 2 मौतें हुई है, एक ऋषभदेव में मौत हुई है और एक अभी राजसमंद में मौत हुई है पुलिस कस्टडी के अंदर। पुलिस इतना अत्याचार कर रही है, संबंध में सरकार नींद निकाल रही है और हमारी समस्या के ऊपर कोई भी विचार सहानुभूतिपूर्वक नहीं कर रही है। तो हमारा ये मांग है कि इस कानून में संशोधन किया जाए और ये जन विरोधी जन हत्या कानून जो है उसको सुधारा जाए, समझा ना। इसी संदर्भ में हम ज्ञापन दे रहे हैं। और स्वर्णकार समाज बहुत आज की तारीख में जो सोने चांदी के भाव बढ़े हैं उस हिसाब से सोनी समाज की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो इसलिए कम से कम समाज को 20 लाख रुपए का लोन जो है वो काम करने वाले को दिया जाए और उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लिया जाए, क्योंकि ब्याज की गणित दूसरे दिन से शुरू हो जाए तो फिर वो आदमी कमाएगा क्या और चुकाएगा क्या। सरकार ने कई जगह फ्री में मतलब क्या है कि लोन दिए हैं और इस तरह के समाज सोनी समाज को भी दिया जाए। जिस तरह से जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जबकि वो संपन्न समाज है, लेकिन हमारा समाज जो संपन्न नहीं है। एक जमाना था जो सोनी समाज बहुत संपन्न होता था, लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक रूप से हम बहुत पिछड़ गए हैं। तो हमारे को अल्पसंख्यक का दर्जा दे करके और अल्पसंख्यक कानून के तहत जो सुविधाएं मिलती है वह स्वर्णकार समाज को भी दी जाए। टोंक जिले में हिजाब को लेकर हुए विवाद के बाद अब यह मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। जनाना अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर और इंटर्न छात्रा के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोमवार को बीजेपी खुलकर डॉक्टर बिंदु गुप्ता के समर्थन में आ गई। बीजेपी नेताओं ने जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर कहा कि सरकारी अस्पतालों में धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। विवाद तब शुरू हुआ जब यूनानी इंटर्नशिप छात्रा हिजाब पहनकर लेबर रूम में गई।
वहां कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिंदु गुप्ता ने उसे नियमों का हवाला देते हुए हिजाब में ड्यूटी करने से मना किया। डॉक्टर गुप्ता का कहना था कि ड्यूटी के दौरान चेहरे की पहचान जरूरी है और नियमानुसार एप्रन व नेम प्लेट पहनना अनिवार्य है। इस पर छात्रा ने बहस की और खुद इस बहस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि कुछ कांग्रेसी नेता और इंटर्न छात्रा इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि डॉक्टर की ड्यूटी में धर्म को बीच में लाने का प्रयास है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर इससे पहले रविवार को मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विनोद परवेरिया से मिलकर दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस बीच पुलिस का कहना है कि उनके पास इस मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। वहीं अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विनोद परवेरिया ने बताया कि छात्रा उमेमा 1 महीने से अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही है। उसने 3 दिन पहले ही डॉक्टर बिंदु गुप्ता से इसी मुद्दे पर शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों को समझाया गया था, लेकिन शनिवार को यह विवाद फिर हो गया। वायरल वीडियो में डॉक्टर गुप्ता कह रही हैं कि मरीजों को कर्मचारियों का चेहरा साफ दिखना चाहिए, जिस पर छात्रा पहचान पत्र दिखाने की बात कर रही है। क्या है ये पूरा मामला? अभी 2-4 दिन पहले महिला बाल कल्याण हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर की और एक 2 डॉक्टरों के बीच विवाद हुआ, जिसमें एक डॉक्टर तो हमारी सरकारी डॉक्टर हैं और दूसरी है यूनानी मेडिकल से जो इंटर्नशिप कर रही है वो डॉक्टर। तो उनका विवाद ये था कि वो पूरा नकाब लगा के वो इलाज के लिए इंजेक्शन लगाने की, किसी मरीज को इंजेक्शन लगा रहे थे। तो डॉक्टर बिंदु गुप्ता ने ये कहा कि आप इस तरह से नकाब लगा के, इस तरह से बुर्का पहन के अगर इलाज करेंगे तो पेशेंट पहचान नहीं पाएगा। कल को हम पूछेंगे कि किसने इंजेक्शन दिया और ना मरीज आपको पहचान पाएगा। तो उस बात को उन्होंने विवाद किया, वीडियो बनाया और उसको वायरल किया। और वो वीडियो ऐसी गलत जगह का था, लेबर रूम में उन्होंने वो वीडियो बनाया जो एक महिला की अस्मिता के खिलाफ भी होता है, और फिर उसको वायरल करना ये अच्छी बात नहीं। बस प्रशासन से हमने ये मांग की कि इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, जबकि वो डॉक्टर अधिकृत ही नहीं है इंजेक्शन लगाने के लिए और इस तरह से करने के लिए, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया और वायरल भी स्वयं नहीं कर दिया। और वो आज भी सोशल मीडिया पे डला हुआ है। डॉक्टर भी उस वेशभूषा में है जैसे लेबर रूम में वो अपने दुपट्टे वगैरह उन्होंने हटा के ऐसो, और उनकी बॉडी का इस तरह से वीडियो बनाया गया कि वो बहुत बेहुदा लग रहा है देखने में भी। जैसा सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर यूपी की रहने वाली एक यूनानी इंटर्न डॉक्टर ने सर से लेके पैर तक काले लबादे में हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करना चाहा, तो लेबर रूम की कार्यरत डॉक्टर ने उन्हें डॉक्टर की ड्रेस में इलाज करने को कहा। मैं समझता हूं अस्पताल की अस्मिता के लिए मरीजों के सारे मुस्लिम भाइयों से एक आह्वान करना चाहता हूं, मित्रों, आप लोग अल्लाह के इस्लाम को मानो, मुल्ला के इस्लाम को मत मानो। पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज जॉर्डन के शासक, उनकी ड्रेस को देखो। यदि अल्लाह मियां ने ऐसा कहा होता तो वो भी बुर्का पहनते, वो बुर्का नहीं पहनते। मित्रों, तो ये जो हिंदुस्तान के मुल्लाओं ने जो गलत बयानी करके गलत मांग करते हैं, हमारे नई बच्चियों को भड़काते हैं, उस पर उनकी रोक लगनी चाहिए। और इस पूरे कृत्य में जिसकी भी गलती हुई है उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग हमने जिला कलेक्टर महोदय से करी है। किस तरह का ये मामला है और क्या आपने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया? ये एक महिला की ऊपर लगाया हुआ एक आरोप है जो डॉक्टर बिंदु गुप्ता है इसमें हॉस्पिटल में। तो यूपी की एक इंटर्न करने आई हुई एक मुस्लिम बालिका है जो लेबर रूम में जाती है, लड़की अपनी प्रैक्टिस पे थी और बुर्का पहने हुई थी। और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप बुर्का पहन के किसी को इंजेक्शन लगाएंगे और करेंगे। तो सिर्फ डॉक्टर का कहना ये था कि आप बुर्का नहीं पहन सकती, क्योंकि डॉक्टर की तो ड्रेस भी होती है। तो आप कहाँ से, कैसे, ना आपके पास कार्ड है ना कुछ है। तो इतना पूछने पे ही उसने मतलब पहले से ही प्री प्लानिंग के साथ वो आई थी और उसने वीडियो बनाना शुरू भी कर दिया था और कह रही है कि आप मुझे नहीं रोक नहीं सकते और मैं ऐसा ही करूँगी और आपका वीडियो में सबको बता दूंगी। हमने ये मांग की है कि ये एक साजिश थी और इस तरह से कि हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने वाली बात थी ये, तो ये बहुत गलत है। ऐसा यदि हो रहा है तो इसको आप रोका जाए, इसकी तहकीकात की जाए और जो सच है उसका निर्णय किया जाए, जो गलत है उसको दंड मिलना चाहिए। और सोशल मीडिया पे जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है तो उसकी भी पूर्ण रूप से जांच की जाए। क्या मांग की है आपने? हमने इसमें माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो।
जिस प्रकार से लेबर रूम आप जानते हो प्राइवेट रूम होता है, किसी मातृशक्ति वहाँ काम करती है, अपने वस्त्र हटा के भी इलाज करते हैं। ऐसे प्राइवेट रूम में कोई वीडियो बनाया है तो वो गलत बनाया है, उसकी जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अस्पताल को या पुलिस स्टेशन को, जो भी हमारे सरकारी संस्थान को धर्म से जोड़ने का कोई विषय नहीं है। इसमें अगर कोई सांप्रदायिकता फैलाता है और धर्म के साथ जोड़ के कोई काम करता है तो गलत है, इसका विरोध करता है। को लेकर क्योंकि बात आई है कि हिजाब का विरोध हो रहा है डॉक्टर द्वारा, और डॉक्टर ही कह रही है कि जो है कि आपको डॉक्टर के हिसाब से काम करना चाहिए, तो उस सूरत में जो है उसको लेकर कोई मांग की आपने? नहीं, हमने कहा ना, उसमें हमने ये कहा है कि डॉक्टर ने ये यूनानी की वो ट्रेनिंग कर रही है, तो यूनानी बच्चों को वैसे तो एलोपैथी में इंजेक्शन लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ट्रेनर है वो, फिर भी अगर उसको किसी ने परमिशन दे रखी है तो वो अपना इंजेक्शन लगाने से पहले पेशेंट को चेहरा भी दिखाना होता है, और एक ड्रेस कोड होता है हॉस्पिटल का, एप्रिन होता है, उनके अलग वस्त्र होते हैं, तो वो पहन करके अपनी प्लेट लगा के करे, उसके लिए कौन मना कर रहा है? अगर कोई उसको टोकता है तो उसमें गलत क्या कह दिया भाई? मुंह ढक करके काहे को इलाज करना है? तो ये बात को डॉक्टर कहती है, तो आप इसको सांप्रदायिक रूप देना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता उसको लेके ज्ञापन दे रहे हैं, जो कांग्रेस तुष्टिकरण की बात करती है, तो हमेशा हिंदू मुस्लिम करके समाज का माहौल बिगाड़ना चाहती है, हमारे टोक का माहौल जी। आप डॉक्टर के साथ देखो, हम निष्पक्ष रूप से सत्य के साथ हैं, और जो गलत है उसके हम बिल्कुल साथ नहीं है। डॉक्टर ने सही कहा है तो हम सही के साथ हैं। जैसलमेर जिले के मसूरिया गांव में असामाजिक तत्वों ने आस्था के केंद्र भूमियाजी देवली की मूर्ति को खंडित कर दिया। सोमवार सुबह जब ग्रामीणों ने मूर्ति को टूटा हुआ देखा तो उनमें भारी गुस्सा और आक्रोश फैल गया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने सिर्फ भूमिया जी की ही नहीं बल्कि पास ही स्थित माधु सिंह जी सोढ़ा भूमिया जी की मूर्ति को भी अपवित्र किया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर सम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सूरज राम ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और जांच के लिए सैंपल जुटाए गए हैं। पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो सके। आप क्या घटना हुई जो गाँव वाले है, ये तो आपने भी देखी हो, हकीकत चीज़ है, वो सामने पड़ी है। प्रशासन भी आया हुआ है, पूरी टीम भी आई हुई है। गलत, ये काम तो गलत हुआ है। मूर्तियाँ पहले की, आज से 45 साल पहले की है। इन्होंने भी बॉर्डर में सेवा दी है इंडियन आर्मी के साथ। ये किसी ने किया, गलत काम किया, अच्छा इंसान का तो काम है नहीं। ये कोई बिगड़ा हुआ आदमी एक होता है, लेकिन यहाँ तो भाईचारा रहा पहले से भी। समंत फकीर है, जायफल फकीर है, ये हम मानते हैं, ये सच्चे दरबार जी को मानते हैं। इसमें कोई एक आदमी गंदा है, उन्होंने यह हरकत की है। दोनों में बिगाड़ने के लिए ये माहौल पैदा किया है। पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, जो दोषी है उसको पकड़े, निष्पक्ष जांच करें, किसी को गलत पकड़े नहीं, हकीकत जो है उसको पकड़े, दो दंड दिया जाए। ये आपस का माहौल यहाँ बिगड़े नहीं, यही कहना। शक तो किसी पर भी नहीं है। शक हो तो उसको पकड़ के हम भी ला सकते थे, ये भी ला सकते थे। पुलिस जांच करे, ऑल डिटेल निकाले, 7 से लेकर 10 बच्चे का मामला है, यही है। बीकानेर के रविंद्र रंगमंच में महिला कांग्रेस द्वारा नारी न्याय सम्मेलन और पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अपना कार्यभार संभाला। महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने बताया कि 2025 का साल महिला कांग्रेस के लिए संगठनात्मक वर्ष के रूप में समर्पित है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बीकानेर की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शांति बेनीवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अच्छी संख्या में महिलाओं को एकजुट किया है। कार्यक्रम के दौरान सारिका सिंह ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बीजेपी के चुनाव के समय दिए गए नहीं सहेगा राजस्थान के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई थी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से सवाल किया कि क्या उन्हें प्रदेश में महिलाओं की दुर्दशा नजर नहीं आ रही है। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती को लेकर भी चर्चा की गई। इसमें नोखा विधायक सुशील लुडी, प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह, देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल और कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में नवनियुक्त महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शांति बेनीवाल और शहर अध्यक्ष शशिकला राठौड़ ने अपने अपने पदभार संभाले। नारी न्याय सम्मेलन है, क्या कहना चाहिए? नारी को लेकर के इस तरह से हालात है।
2025 का जो साल है वो कांग्रेस पार्टी ने संगठन निर्माण के साल के रूप में समर्पित किया हुआ है। महिला कांग्रेस में भी उसी कड़ी में जो राजस्थान में है सभी जिलों के अंदर नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी अनुभव हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं हमारी नवनियुक्त जो जिलाध्यक्ष शांति बेनीवाल जी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ महिला शक्ति को प्रेजेंट करने के लिए उपस्थित हुई हैं। तो निश्चित रूप से ये न सिर्फ शांति जी का उत्साहवर्धन करती हैं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी में इस चीज़ का एक मैसेज जाता है कि महिला विंग भी जो है वो कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार है। जो आज की परिस्थिति हम राजस्थान में देख रहे हैं, हर दिन अखबार की सुर्खियों के अंदर जो बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, कॉलेज जाने वाली बच्चियों के साथ में, यहाँ तक कि स्कूल जाने वाली छोटी छोटी बच्चियों के साथ में किस तरीके से दुष्कर्म की घटनाएं और उनके साथ में छेड़खानी की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं और सरकार है कि उसका ध्यान पता नहीं किस और है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो पर्ची से बनी हुई सरकार है वो शायद पर्चियों का ही इंतज़ार कर रही है। और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे आप ये देखिए कि जब ये सरकार में आए थे तो इन्होंने नहीं सहेगा राजस्थान जैसा नारा दिया, जबकि जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने बच्चियों की पढ़ाई, सुरक्षा, हेल्थ, ऐसा कोई भी एक क्षेत्र नहीं बचा जिसमें हमने हमारी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने उसमें बच्चियों को लेकर के और सुरक्षा और उनके चहुमुखी विकास के लिए प्रावधान किए। फिर भी इन्होंने झूठे प्रोपेगेंडा फैला करके पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बनाया और कहा नहीं सहेगा राजस्थान। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इनकी याददाश्त इतनी ख़राब है जो पिछले साल भर में ये अपने बातों को भूल गए? और कहाँ है वो इनके मंत्री? दिया कुमारी जी डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन के बैठी हैं, क्या उनके संज्ञान में ये चीज़ नहीं है कि प्रदेश में बच्चियों की स्थिति क्या है, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के कितने संवेदनहीन ये सरकार बनी हुई है? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखिए इनका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ वोटों की चोरी करके सरकार बनाने में है। बिहार के अंदर राहुल जी ने ये वोट चोरी की जो अभी मुहिम चलाई है, यात्रा जो चल रही है, और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में इनकी चोरी उजागर हुई है कि किस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक जनतंत्र, लोकतंत्र के अंदर लोगों का जो एकमात्र अधिकार जिसमें सबको समान अधिकार है, एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार का भी इन्होंने चोरी करके और सरकारें बनाने का प्रयास किया है। तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखने में आता है महिलाओं की बात कर रही है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन महिलाओं को देखने में आता है कि विरोध प्रदर्शन में तो बहुत कम नजर आती है, हमारे बिल्कुल भी नजर नहीं आती, लेकिन महिलाएं पीछे रह रही है। देखिए महिलाओं की जो बात आप कर रहे हैं, आप आज ही इस जो पदभार ग्रहण कार्यक्रम है उसकी स्थिति को लेकर के देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं शांति जी को समर्थन देने के लिए उपस्थित हैं। अंदर बैठी हैं उतनी ही महिलाएं बाहर भी हैं। तो ये चीज़ें अब बात जो प्रदर्शन की आप करते हैं उनमें भी लगातार जो कांग्रेस पार्टी अभी पिछले दिनों में प्रदर्शन हुए हैं उनमें महिलाओं की स्थिति और संख्या दोनों सम्मानजनक रही और भविष्य में, क्योंकि अब जो महिलाएं हैं वो भी जागरूक हो चुकी हैं और उनको पता है इस चीज़ का कि अगर हमने अपने जो अधिकार हैं उनकी मांग नहीं की तो उनकी सुनवाई नहीं होने वाली है। नहीं हमने जिलाध्यक्ष शांति जी को देहात से नियुक्त किया है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इनके साथ में एक बहुत बड़ी टीम और महिलाओं की ताकत आपको देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। पश्चिमी राजस्थान के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न मिलने के विरोध में सोमवार को सैकड़ों किसानों ने बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी के नेतृत्व में किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि हरिके बैराज का पौंड लेवल कम करके लगातार 25,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी पाकिस्तान की ओर छोड़ा जा रहा है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कम बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि पोंग डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद किसानों को सिंचाई के लिए 4 में से 2 बारी पानी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के राज में नौकरशाही हावी है, जिससे किसान परेशान हैं। भाटी ने बताया कि पोंग डैम का जलस्तर 1377.26 फीट है और लगातार 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पानी का स्तर 1400 फीट तक जा सकता है, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया जा रहा है। भाटी ने बीकानेर में सोलर हब बनने के नाम पर भारी मात्रा में खेजड़ी के पेड़ काटे जाने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने के नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए।
देहात कांग्रेस के अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरे जिले में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी किसानों की दो मांगे हैं। एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को 4 समूह में से 2 समूह में पानी दिया जाए। ये मांग हमारी जायज़ है और ये पूरी होने वाली मांग है, क्योंकि पोंग डैम का जो वाटर लेवल है वो 1380 फीट है। मतलब पोंग डैम पूरी तरह से भरा हुआ है, पोंग डैम का लेवल। और जब डैम पूरा भरा हुआ है तो किसानों को पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? मतलब लोटे में पानी है और पीने वाले को पानी पिलाया नहीं जा रहा। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। और एक मांग हमारी है कि बीकानेर जिले में बिजली की स्थिति बहुत खराब है। मतलब गाँव में तो बिजली 24 घंटे में से 2 घंटे भी नहीं आ रही है। बिजली की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो रही है, किसानों की कुओं की मोटरें जल रही है और हालात बहुत खराब है। तो किसान चाहे बिरानी क्षेत्र का हो चाहे नारी क्षेत्र का हो, हर तरफ किसानों की हालात खराब है। किसानों को समय रहते हुए किसानों की जो फसलें हैं उनको बचाने के लिए सरकार को पूरी बिजली देनी चाहिए और किसानों को नहर के पोंग डैम में से 4 में से 2 समूह में पानी देना चाहिए। ये 2 मांगे हमारी है और हम चाहते हैं कि सरकार समय रहते हुए किसानों की इन 2 मांगों को पूरा करे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।